एक छोटे से गांव में मीरा नाम की एक लड़की रहा करती थी। मीरा बहुत सुंदर थी, साथ ही वो बुद्धिमान भी थी और बहादुर थी। उसकी माँ गायत्री गांव की बहुत ही अच्छी रसोइया थी। गायत्री के पास एक पुरानी कढ़ाई थी जिसे वो बहुत संभाल के रखती थी। माँ, ये कढ़ाई इतनी खास क्यों है? बेटी, ये कढ़ाई जादुई है। ये तुम्हारे दादा दादी से हमें मिली थी। इसमें बनाए खाने में जादू होता है जो खाने वाले की हर मनोकामना को पूरी कर सकता है। क्या सच में? ये तो कमाल है। हाँ बेटी, लेकिन इसे सही इरादों से इस्तेमाल करना चाहिए। अगर इसका उपयोग गलत इरादों से किया जाएगा तो जादू खत्म हो जाएगा। माँ, फिर तो हम इससे बहुत कुछ कर सकते हैं। हम अच्छे से अपनी जिंदगी भी जी सकते हैं। जब हमारे पास एक जादुई कढ़ाई है तो आप रसोई में काम क्यों करती हो? आप जादुई कढ़ाई में खाना बनाओ ना, और फिर हम जो भी चाहते हैं वो सब तो पूरा हो ही जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर हमारे पास जादुई कढ़ाई है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी जिंदगी में इस जादुई कढ़ाई के ऊपर ही हावी रहेंगे। हम एक साधारण इंसान हैं और हमें अपनी जिंदगी साधारण लोगों की तरह जीनी चाहिए। ये कढ़ाई बस विशेष कामों के लिए है। माँ, अगर किसी को पता ही नहीं है कि ये कढ़ाई विशेष कामों के लिए है और उसने तो अपने लालच के लिए इसका इस्तेमाल किया होगा ना, तो अब क्या होगा इस जादुई कढ़ाई का? क्या ये चलेगी? नहीं, तब इसका जादू चलेगा ही नहीं, क्योंकि कढ़ाई में खुद ही इतनी शक्ति है कि वो भाप लेता है कौन किस इरादे से इसे इस्तेमाल करने वाला है। और अगर हमारे पास कोई शक्तियाँ हैं जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं लोगों की भलाई के लिए, तो हम फिर क्यों लोगों की मदद करने से पीछे हटे। मीरा अपनी माँ की बातों को बहुत ही ध्यान से सुनती है। ऐसे ही गांव में कई दिनों से सूखा पड़ने लगा था। पानी की कमी से सब परेशान थे और खाने का संकट भी हो चुका था। ये सब देखकर मीरा ने कढ़ाई में खाना बनाना शुरू कर दिया और गांव के सभी लोगों को बुलाया। सब लोग यहाँ आइए, मैंने सबके लिए खाना बनाया है। क्या? इतनी मुश्किल हालत में तुमने खाना कैसे बनाया? देखिए, अभी ये सब जरूरी नहीं है कि ये सब खाना कहाँ से आया है। अभी तो फिलहाल ये जरूरी है कि आप सब लोग ये खाना खाओ और हम सब गांव वालों को एक दूसरे की मदद करनी होगी। तभी हम मुश्किल घड़ी में मिलकर ही सामना कर पाएंगे। तुम बिल्कुल सही बोल रही हो बेटा। हम तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत हैं। लेकिन जानने का हक तो बनता है ना हमारा। आखिर ये इतनी जल्दी खाना कैसे बन गया? ये तो बाहर से लेके आई है, और बाहर से लेके भी आई है तो कहाँ से लेके आई है? ये मेरी माँ की जादुई कढ़ाई है। इसमें हमने खाना बनाया है। इसमें जादू होता है। आप सभी खाइए और अपनी मनोकामना पूरी होता देखिए। सभी लोग खाते हैं और मनोकामना मांगते हैं। सबकी इच्छाएं पूरी होने लगी। लेकिन गांव में एक चालाक और लालची महिला जिसका नाम सुनीता था, वो उस कढ़ाई को चुराने का प्लान बनाने लगी। एक रात जब सब सो जाते हैं तो सुनीता ने कढ़ाई चुरा ली और भाग गई। अब ये जादुई कढ़ाई मेरी है और अब मेरी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। सब वही होगा जो मैं चाहती हूँ। मेरी गरीबी, मेरी बुरी हालत सब ठीक हो जाएगी। मुझे इसकी ही तो जरूरत थी और गांव के मूर्ख लोग, उनको इस कढ़ाई का सही से इस्तेमाल करना ही नहीं आया। अरे, जब हाथ में इतनी अच्छी चीज लगी है तो फिर क्यों हाथ को खाली रखना। खैर, अब मुझे गांव वालों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं मूर्ख लोगों के साथ रहते हुए भी समझदार हूँ और मैंने अपनी समझदारी का प्रदर्शन अच्छे से कर दिया है और अब मैं इस कढ़ाई के साथ बहुत खुश हूँ। सुबह जब मीरा और गायत्री ने देखा कि कढ़ाई गायब है तो वो बहुत परेशान हो गई। उसने तुरंत ही सारे गांव को ये बात बता दी और सबने मिलकर कढ़ाई की खोज शुरू कर दी। मीरा और गांव वालों ने सुनीता को कढ़ाई के साथ पकड़ लिया। ये कढ़ाई अब मेरी है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। नहीं, ये कढ़ाई तुम्हारी नहीं है। ये कढ़ाई तो मेरी है। तुमने इसे चुराया है। देखो, तुम जो भी कर रही हो ना, ये सब बिल्कुल गलत है। मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि ये कढ़ाई मुझे वापस कर दो, वरना अच्छा नहीं होगा। तुम्हें जो बोलना है बोलती रहो, जो करना है करती रहो, लेकिन अब ये कढ़ाई मेरे पास है और अब ये मेरी हो गई है, इसीलिए तुम अब इसे भूल जाओ। और हाँ, अब ये बात अपने दिमाग में लाना भी मत कि तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ सकती हो। तुम भूलो मत, ये जादुई कढ़ाई मेरे पास है और अब वही होगा जो मैं चाहती हूँ। देखो, मैं अब भी कह रही हूँ कि तुम गलत कर रही हो। मेरी माँ ने इसे बहुत संभाल कर रखा है। तुम्हें इसे चुराने से क्या मिल जाएगा? और वैसे भी
ये तुम्हारी किसी काम की नहीं है। ये बस मेरी ही काम की है, इसीलिए अब तुम इसके बारे में सोचना बंद करो और अपने साथ साथ मेरा भी समय बर्बाद मत करो। मुझे इस जादुई कढ़ाई के साथ अभी बहुत काम है। सुनीता, इस कढ़ाई का उपयोग सही इरादे से ही होना चाहिए। अगर तुमने इसको गलत कामों में इस्तेमाल किया तो ये अपने जादू को खो देगी। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। तुम ये सब इसीलिए बोल रही हो ना ताकि मैं ये जादुई कढ़ाई तुम्हें दे दूं, तो ऐसा होने नहीं वाला है। मुझे पता है तुम सब मुझे बेवकूफ बनाने के लिए ये सब बोल रहे हो। नहीं, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। अगर यकीन ना हो तो खुद मांग कर देख लो। अगर मीरा की बात सच हुई तो तब मैं क्या करूँगी? तब तो मैं ना गाँव की रहूंगी और ना ही कढ़ाई मेरा कुछ भला कर पाएगी। मेरी बात मानो और ये कढ़ाई मुझे दे दो। मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गई थी। कोई बात नहीं सुनीता, ये कढ़ाई हमें सिखाती है कि हमें अपने इरादों को हमेशा सही रखना चाहिए। कुछ महीनों बाद गांव में एक नई लड़की का आगमन हुआ जिसका नाम सविता था। सविता भी बुद्धिमान और साहसी थी। उसने सुना था कि इस गांव में एक जादुई कढ़ाई है जो सबकी मदद करती है। उसने मीरा से मिलने का निर्णय लिया। नमस्ते मीरा, मैंने आपकी और आपकी जादुई कढ़ाई की बहुत कहानियाँ सुनी है। क्या मैं भी आपकी मदद कर सकती हूँ? नमस्ते सविता, हमें हमेशा मदद करने वालों की जरूरत है। मैं इस गांव की नहीं हूँ, मेरे पास अपनी कोई रहने की जगह भी नहीं है। अगर मुझे कहीं रहने की जगह मिल जाती तो अच्छा होता। अरे, आप ये कैसी बात कर रही हो? आप हमारे गांव में हैं और आप तो सबकी मदद करना चाहती हो। आप रहने की जगह की चिंता मत कीजिए, आप मेरे साथ मेरे घर में रह सकती हो। आप बहुत अच्छी हैं, आप बिना कुछ सोचे समझे मेरी मदद कर रही हैं। अरे, मदद के लिए तो आप आई हैं, आप सबकी मदद करना चाहती हो। मीरा, इस कढ़ाई का उपयोग करना बहुत ही अद्भुत है। ये हमें यही सिखाता है कि सही इरादों से किया गया काम हमेशा फलदायी होता है। हाँ सविता, ये सच है। हमें हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए। एक दिन गांव में एक नई समस्या आ गई। गांव में एक जादूगरनी थी जिसका नाम था कमला। उसने गांव में दहशत फैलाना शुरू कर दिया जिससे गांव के लोग परेशान हो गए। मैं इस गांव पर अब राज करूंगी, मुझे अब कोई नहीं रोक सकता। अब जादूगरनी की बात मीरा और सविता को पता चली तो वो दोनों कमला का सामना करने के लिए योजना बनाते हैं। उन्होंने गायत्री की जादुई कढ़ाई का उपयोग करके एक विशेष खाना बनाया जो कमला की शक्तियों को कमजोर कर सकता था। मीरा, हमें इसे बहुत ध्यान से करना होगा। ये हमारा आखिरी मौका हो सकता है। मैं जानती हूँ सविता, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। हमें यही कोशिश करनी होगी कि गांव वालों को वो जादूगरनी गलती से भी नुकसान न पहुंचा सके, क्योंकि हमें गांव वालों के बारे में सबसे पहले सोचना है। बिल्कुल सही कहा। वो जादूगरनी सबसे पहले गांव वालों को ही शिकार बनाएगी अपना, और उसके कुछ करने से पहले ही हमें करना पड़ेगा ताकि उसे कुछ करने का मौका ही न मिले। मीरा और सविता ने कमला को वो खाना खिलाया। जैसे ही कमला ने वो खाना खाया उसकी सारी जादुई शक्तियाँ कमजोर हो गई और उसने हार मान ली। ये क्या हो रहा है? मेरी शक्तियाँ कहाँ जा रही हैं? कमला, तुम्हारी बुरी नीयत की वजह से तुम्हारी शक्तियाँ जा चुकी हैं। अब ये गांव फिर से शांतिपूर्ण बन जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी शक्तियाँ कहाँ जा रही हैं? मैं कमजोर नहीं पड़ सकती। ऐसा हो रहा है, तुम यहाँ गांव वालों को नुकसान पहुँचाने आई थी, गांव पर राज करने आई थी ना। तो अब देख लो, तुम्हारे शरीर पर ही तुम्हारा राज अब नहीं रहा। ये तुम दोनों ने बहुत गलत किया। एक जादूगरनी से तुम दोनों ने शक्तियाँ छीन ली उसकी। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। तुम हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकती हो। कमला चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। उस समय कमला खुद को बचाती हुई गांव से भाग जाती है और फिर से गांव में शांति स्थापित हो जाती है। मीरा, सविता और गायत्री ने मिलकर गांव के लोगों की मदद करना जारी रखा और साथ में जादुई कढ़ाई से सभी की मदद और रक्षा की। नीलम और विनोद दोनों सुबह सुबह खेत में काम कर रहे होते हैं। उनके खेत में भुट्टे की अच्छी फसल हुई है। काम करते करते दोपहर हो जाती है। ये देख विनोद अपनी पत्नी नीलम से कहता है, नीलम, तुम सुबह से खेतों में काम कर रही हो, बहुत थक चुकी हो। एक काम करो, तुम खाना खाओ और थोड़ा आराम करो। खेत का काम मैं कर लूंगा। आप भी तो सुबह से खेत में कड़ी मेहनत ही कर रहे हो ना। आप भी चलिए मेरे साथ खाना खा लीजिए। अभी बहुत सारा काम बचा हुआ है, ये सब छोड़ के मैं खाना कैसे खा सकता हूँ? तो ठीक है ना, आप मुझे खाना खाने को जरूर बोल सकते हो, लेकिन अपनी मदद करने से नहीं रोक सकते हो।
दोनों ही एक दूसरे को काफी समझते हैं और मदद करते हैं। अब शाम हो जाती है और दोनों घर पर आ जाते हैं, जहाँ नीलम की सास मालती बैठकर दोनों का इंतजार कर रही होती है। आ गए तुम दोनों। मैं कब से तुम दोनों का इंतजार कर रही थी। बहू, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, जल्दी से कुछ खाने के लिए बना दे। माँ, नीलम खेत में वैसे ही बहुत काम करती है, कभी कभी खाना तो आप भी बना सकती हो ना। बेटा, अब मेरे शरीर में पहले जैसी जान नहीं है, वरना तो मैं तुझे बोलती ही नहीं कुछ करने के लिए। और वैसे भी हमारे तो कभी न कभी दिन आएंगे ही जब हमारे घर में भी नौकर चाकर होंगे। नीलम अपनी सास की बात को ज्यादा आगे नहीं बढ़ने देती और तुरंत खाना बनाने लग जाती है। कुछ देर बाद सब लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी मालती कहती है, अरे कब से तुम दोनों उसी खेत में मेहनत करते रहोगे, और मैं तो कहती हूँ इस खेत को हम बेच देते हैं, अच्छे खासे पैसे भी मिल जाएंगे। वो तेरे चाचा है ना, उन्होंने भी अपना खेत बेच दिया है, देखो कितने ऐशो आराम से रहते हैं अब। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? अरे ये खेत हमारे दादा परदादा का है, हम इस खेत में मेहनत करके अपना घर चलाते हैं और भगवान की दया से इस खेत से हमारा गुजारा हो रहा है। और माँ, आप खेत क्यों बेचना चाहते हो? सब कुछ तो ठीक ही है। पता नहीं हमारे कब वो दिन आएंगे जब मैं भी ठाठ से बैठ कर खाऊंगी। इस खेत से तो हमारा कुछ नहीं होने वाला। विनोद और नीलम दोनों ही चुप हो जाते हैं और खाना खाकर सब सो जाते हैं। लेकिन रात में ही मौसम का रुख बदल जाता है और बहुत जोर की आंधी और तूफान बारिश होने लगते हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ऐसे में तो हमारी फसल बर्बाद हो जाएगी। आप परेशान न हो, सब ठीक होगा, भगवान पर भरोसा रखिए। अपनी फसल की चिंता में ही दोनों की रात बीतती है। सुबह जब वो अपने खेत पर जाते हैं तो देखते हैं कि उनका पूरा खेत, भुट्टे के पौधे सभी टूट गए थे, सिर्फ एक भुट्टे का पौधा खड़ा हुआ था। ये देखकर वो दोनों काफी परेशान हो जाते हैं। ये क्या हो गया? हमने इतने महीनों से दिन रात मेहनत की, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया, सब खराब हो चुका है। अब हम क्या करेंगे नीलम? अब हमारा क्या होगा? हमारा पूरा खेत उजड़ गया। बेमौसम बरसात ने हमारा सब कुछ उजाड़ दिया है। हमने इतनी मेहनत की थी। बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन यहाँ तो हमारे मेहनत के फल पे पानी फिर गया। आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। जो भी बचा है हम उससे समेट लेते हैं। अब रोने से तो कुछ नहीं हो सकता है ना। तुम सही कह रही हो। दोनों खेत में जाते हैं, लेकिन विनोद दूसरी तरफ जाता है और नीलम दूसरी तरफ जाती है। तभी नीलम को भुट्टे की आवाज आती है। अरे कितना बुरा हुआ आपके साथ, कितनी मेहनत करते थे आप लोग। उस भुट्टे की आवाज सुनकर नीलम हैरान रह जाती है और भुट्टे को देखने लगती है। मैंने देखा था आप दोनों कितनी मेहनत करते थे, अपने खाने पीने की परवाह नहीं करते थे। आप दोनों को ऐसे निराश और परेशान देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं, सब कुछ तो बर्बाद ही हो गया। मैं आप दोनों को ऐसे परेशानी में देखकर आपकी मदद करना चाहता हूँ। मदद? कैसी मदद? अगर आप एक भुट्टे का दाना तोड़ोगे तो वो सोने का बन जाएगा, लेकिन ये एक हफ्ते में एक बार ही होगा। और अगर आपने लालच करना चाहा तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा। उस भुट्टे की बात सुनकर नीलम भुट्टे से एक दाना तोड़ती है, तभी वो सोने का बन जाता है। ये देखकर नीलम बहुत खुश हो जाती है और अपने पति के पास जाकर बोलती है, ये देखिए मुझे क्या मिला है, इसे बेचकर हम दोबारा से खाद बीज खरीद सकते हैं। ये तो सोने का है, लेकिन ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? समझ लो कि भगवान ने एक रास्ता बंद करके दूसरा रास्ता खोल दिया है हमारे लिए। विनोद अपनी पत्नी की बात को समझता है और कुछ नहीं पूछता। वो सोने का दाना लेकर बीज खरीद लेते हैं। नीलम और विनोद फिर से खेत में जी तोड़ मेहनत करने लगते हैं। अब तो हमें और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि हमारी उम्मीद जिस फसल से थी वो तो बरसात ने बर्बाद कर दी। इसके कारण अब हमारे पास समय कम है और काम ज्यादा। कोई बात नहीं, हम दोनों है ना, धीरे धीरे सब कर लेंगे। ऐसे ही 4 दिन निकल जाते हैं। विनोद परेशान होकर अकेले बैठा हुआ था। विनोद को परेशान देखकर नीलम उसके पास जाती है। क्या हुआ आपको? आप इतने परेशान क्यों हो? सब ठीक तो है ना? सब ठीक तो है, लेकिन अभी कुछ पैसों की जरूरत है और मेरे पास अब तो 1 रुपया भी नहीं बचा हुआ है। जहाँ से मैं बीज लाता था वहाँ भी कर्जा हो गया है, वो भी बिना पैसों के कुछ नहीं देने वाले। कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। बस 1-2 दिन का समय दीजिए। नीलम भी काफी परेशान थी। अपने पति को परेशानी में ऐसे देखकर नीलम की तबीयत भी खराब हो जाती है। खांसी, जुकाम और पेट में दर्द भी हो जाता है। जब सुबह विनोद खेत के लिए जा रहा होता है तो नीलम भी उसके साथ जाने लगती है। ये देखकर विनोद कहता है, अब तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारी तबीयत खराब है ना, आराम करो चुपचाप से। आप कैसे सब कुछ अकेले करेंगे? मेरी तबीयत भी इतनी खराब नहीं है, मैं ठीक हूँ।
मैं आपके साथ खेत जा सकती हूँ। चलिए आप। नहीं, अभी तुम्हारी तबीयत खराब है, अभी तुम कुछ नहीं करोगी। कल तक तुम आराम करो, उसके बाद तुम मेरा साथ दे सकते हो खेत में, और मैं तुम्हें मना भी नहीं करूंगा। नीलम अपने पति की बात को मान लेती है और आराम करती है। अगली सुबह नीलम की बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। ये देखकर विनोद कहता है, नीलम, तुम्हारी तबीयत तो और ज्यादा खराब हो चुकी है। एक काम करता हूँ, मैं शहर जाकर तुम्हारे लिए दवा लेकर आता हूँ। हाँ बेटा, तो सही कह रहा है। जब तक बहू ठीक नहीं होगी तब तक किसी का भी काम पर ध्यान नहीं लगेगा। तू जा शहर से बहू के लिए दवा ले आ। विनोद तुरंत शहर के लिए निकल जाता है। आज 1 हफ्ता हो गया था और भुट्टे से सोने का दाना भी निकालना था। नीलम इस बात को लेकर बार बार सोच रही थी। तभी वो अपनी सास को आवाज लगाकर बुलाती है। क्या हुआ बहू, तुझे कुछ चाहिए क्या? माँ जी, मुझे चाहिए तो कुछ भी नहीं, लेकिन आपकी एक मदद चाहिए। बहू तो कैसी बात कर रही है? मुझे बता, तुझे कैसी मदद चाहिए? माँ जी, आप खेत में जाइए, वहाँ जो भुट्टे का एक पौधा है ना, उसमें से भुट्टे का एक दाना निकाल लो। जैसे ही आप उस दाने को निकालोगी वो सोने का बन जाएगा। लेकिन माँ जी, आप केवल एक ही दाना निकालना। अपनी बहू की बात सुनकर मालती भी जरा सी देर नहीं करती और तुरंत ही खेत में जाती है और भुट्टे से एक दाना तोड़ती है। जैसे ही वो दाना हाथ में लेती है वो सोने का बन जाता है। ये तो सच में सोने का बन गया है। मेरी बहू भी पागल ही है। अरे, जब हम बिना कुछ करे अमीर हो सकते हैं तो क्यों इतनी मजदूरी करनी? एक दाने से क्या होगा, मैं सारे दाने ही निकाल लेती हूँ। इन्हें बेचकर मैं अमीर हो जाऊंगी। मालती भुट्टे के सारे दाने तोड़ देती है, लेकिन तब एक भी दाना सोने में नहीं बदलता और वो हाथ में पहले से ही बना सोने का दाना था, वो भी भुट्टा बन जाता है। अरे ये क्या हो गया? ये तो एक भी सोने का नहीं बना। अरे, मैंने तो पहले ही कहा था कि लालच मत करना, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मालती तुरंत घर जाकर ये सारी बातें अपनी बहू को बताती है। ये सब कुछ पता चलने के बाद नीलम कहती है, अरे माँ जी, ये आपने क्या किया? बहू, मुझे लगा सारे दाने एक साथ तोड़ लूंगी तो मैं जल्दी अमीर हो जाऊंगी, लेकिन मेरी लालच के कारण हमने सब कुछ गवा दिया। माँ जी, लालच बुरी बला है और लालच का फल हमेशा ही हानिकारक होता है। बहू, अब हम क्या करेंगे? मैं मेहनत करके खुश हूँ और हम मेहनत से ही सब कुछ फिर से ठीक कर लेंगे। आप चिंता मत करो। मालती को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है, लेकिन नीलम को अपने आप पर बहुत भरोसा था और वो मेहनत करके दोबारा से अच्छी फसल उगा लेते हैं।